अभी तक भी सारे नहीं आए। देखें भैया, तो ये जो यूनिट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, इस पर सिर्फ आज की ही क्लास हम लोग अपनी बर्बाद करेंगे, क्योंकि एक क्लास से ज़्यादा की ये यूनिट है नहीं। मतलब अगर 1 घंटे भी ये यूनिट टिक पाई तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में टोटल 9 यूनिट हैं। उनमें से ये वाली यूनिट बेटा यूनिट नंबर 5 है। ऊपर बेटा ये वाली यूनिट हमारी यूनिट नंबर 5 है। और हमारी पहली जो पार्ट है एनसीईआरटी का, उसका ये चैप्टर नंबर 8 है, लास्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट का। एग्जाम में केवल और केवल पूछी जाती है 3 अंकों की, वो भी अगर एग्जाम इजी आया तो। अगर एग्जाम मुश्किल आया जैसा कि इस साल आया था तो 1 नंबर। कितने नंबर की? मतलब कोई ज़्यादा खास इसमें कुछ बातचीत है नहीं यूनिट में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपलिस्टिक एक तरीके से ये यूनिट है। आज इसको अपन लोग शुरू करेंगे। यूनिट का नाम है ईएम वेव्स, और ईएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। याद करो, जब क्लास 11th में मैं तुम्हें पढ़ा रहा था और मैंने वेव्स के टाइप पढ़ाए थे, तो मैंने पढ़ाई थी मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल पढ़ाई थी। मैकेनिकल के 2 टाइप पढ़ाए थे मैंने तुम लोगों को, या लॉन्गिट्यूडनल के 2 टाइप पढ़ाए थे, मैकेनिकल और ट्रांसवर्स। तो हमने कहा था कि ट्रांसवर्स वेव के ऊपर हम लोग इन डिटेल में चर्चा करेंगे 12वीं में। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली ट्रांसवर्स ही होती हैं। इनके ऊपर अब आज हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। पहले पेज पे जानकारी लिख लो सारी। केवल 3 नंबर की ये यूनिट है, बहुत ही शॉर्ट यूनिट है। शुरू करेंगे। इधर आ सकती थी कोमल। अनमोल तेरा जीवन। हाँ पूनम, गुड मॉर्निंग जी। इसमें एक फोल्डर में 4000 पेज हैं। मेरे पास तो जो डेटा आया था मैंने सारा कॉपी मार दिया। प्रिंट मत निकलवाओ ना इनका, तो ये सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लेगी ना। हाँ जी, आओ। अच्छा सुनो जरा बात को। जो थ्योरी इस चैप्टर में मैं लिखवाऊंगा वो एकदम क्वेश्चन स्पेसिफिक है। मतलब ये जो भी पॉइंट लिखे हुए इन सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं। जितना भी पढ़ा रहा हूँ सब पे PYQ है। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं स्टार्ट करता हूँ। देख, ये कहानी एक्चुअली शुरू कहाँ से हुई? कहानी की शुरुआत तो तुम यूनिट नंबर 1 से ही कर चुके हो। एक्चुअली सारी यूनिट्स ना कंटिन्यूएशन में। देख, यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ा कि चार्ज बेटा किस में रहेगा? हमने पढ़ा चार्ज किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो हमने पढ़ा उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है जिसे हम कहते हैं कौन सा फील्ड?
इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो सही है। फिर यहां से हम लोग पहुंचे बेटा यूनिट नंबर 2 पे, और यूनिट नंबर 2 पे हमने जो अभी अभी हम पढ़ के हटे हैं, चार्ज को हम किस में लेके आए? हमने कहा कि यार चार्ज अगर चलना शुरू कर देगा तो क्या बनाएगा? करंट बनाएगा। चार्ज अगर चलना शुरू कर देगा तो चार्ज क्या बनाएगा? करंट बनाएगा, है ना। अब इसके बाद में जो यूनिट आती है, जो हम अगली क्लास से शुरू करेंगे, वो है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 क्या कहती है कि चार्ज जब कभी भी मोशन में होगा, तुम बहुत ध्यान से समझना जरा बात। जब हमने यूनिट नंबर 2 पे चर्चा शुरू करी तो हमने कहा कि चार्ज मोशन में, चार्ज किस में? और हमने कहा यार चार्ज अगर मोशन में है तो उसके चारों तरफ करंट बन जाएगा, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा चतुराई का इस्तेमाल करते हुए यूनिट नंबर 2 में फील्ड की कोई बात नहीं, हमने ये देखा ही नहीं कि अगर चार्ज चलने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ। हमने फील्ड की कोई बात की यूनिट नंबर 2 में नहीं, क्योंकि हम फील्ड की बात अब कौन सी यूनिट में करने वाले हैं? 3। और नतीजा ये है कि चार्ज अगर चलना शुरू कर देगा तो ये बात तो सही है कि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन चलता हुआ चार्ज एक नई तरीके की फील्ड और पैदा करता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो जो यूनिट नंबर 3 है, दैट इज ऑल अबाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड, कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसके चारों तरफ सिर्फ एक तरीके का फील्ड है जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो, और अगर चार्ज चलना शुरू कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक नई फील्ड पैदा हो जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। फिर जो यूनिट नंबर 4 आएगी तुम लोगों की, वो कहेगी कि अगर तू चेंज करा पाए इस मैग्नेटिक फील्ड में, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तू वापस जनरेट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यूनिट नंबर 3 ने क्या बताया? इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यूनिट नंबर 4 क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड से वापस इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। दैट इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 4। इसलिए मैं कहता हूं सारी यूनिट कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम आगे अपनी यूनिट नंबर 5 पे। अब सुन ध्यान से बात। एक वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? याद रखियो इसको। एक वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था मैक्सवेल। वो ये सारा ड्रामा देख रहा था। उसने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करूं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ऐसा उसने ऑब्जर्व किया। मैक्सवेल ने एक बात बोली। मैक्सवेल ने कहा देयर इज ग्रेट सिमेट्री इन नेचर। मैक्सवेल ने क्या कहा? देयर इज ग्रेट सिमेट्री इन नेचर। नेचर में बहुत ज्यादा सिमेट्री। इस बात से उसके कहने का मतलब क्या था? इस बात से उसके कहने का मतलब ये था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है तो कोई एक ऐसा फील्ड भी जरूर होगा जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। जो इन दोनों का क्या होगा? उस फील्ड को मैक्सवेल ने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। उस फील्ड को मैक्सवेल ने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इस फील्ड में जो वेव्स जनरेट हुई, उन वेव्स को मैक्सवेल ने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि मैक्सवेल कौन था? मैक्सवेल को पहला व्यक्ति था जिसने थ्योरेटिकली समझते हो, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ थ्योरी के बेस पे थ्योरेटिकली इसने प्रेडिक्ट किया था। क्या किया था? प्रेडिक्ट किया था। क्या प्रेडिक्ट किया था बेटे? द एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव्स। कि ईएम वेव जैसी कोई चीज होती है, इसने सबसे पहले थ्योरेटिकली बताया था, सिर्फ ऑब्जर्व करके। क्या किसी व्यक्ति ने इसको प्रैक्टिकली भी साबित किया? उत्तर है हाँ। एक दूसरा वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था हर्ट्ज। तुमने सुना होगा फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। ये वही हर्ट्ज है, ठीक है। तो एक दूसरा वैज्ञानिक हुआ हर्ट्ज। हर्ट्ज ने क्या किया?
he experimentally produced EM waves. हर्ट्ज ने बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सपेरिमेंटली पैदा करके दिखाया। मतलब थ्योरी किसने दी? मैक्सवेल। थ्योरी किसने दी? भाई मैक्सवेल बोल के चला गया कि यार देख ईएम वेव जैसी कोई ना कोई चीज होनी तो चाहिए, लेकिन इसको थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट किसने किया भाई? हर्ट्ज। ओ सॉरी, इसको एक्सपेरिमेंटली किसने पैदा करके दिखाया? हर्ट्ज ने। एक समय था जब इस यूनिट में हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट होता था सिलेबस में, उसको अब सिलेबस से हटा दिया गया। लगभग 8 साल हो गए हटे हुए सिलेबस से। क्यों? वो एक्सपेरिमेंट अकेला ही 3 नंबर का आता था पेपर में, और ये पूरी यूनिटी कितने नंबर की है? 3 नंबर की है। तो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया था कि पेपर में वही सवाल आएगा ईएम वेव से, तो उसको हटा दिया हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को। बात समझ में आई? इतिहास की बात समझ में आई? दूसरी बात, आगे बढ़े तो पता चला, देखो एक बात लिखी हुई है कि ओरिजिन क्या है ईएम वेव का। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ईएम वेव? एक ही बात याद रखेंगे, ईएम वेव पैदा कैसे होती है? ईएम वेव पैदा ऐसे होती है कि एक्सेलरेटेड चार्ज। कैसा चार्ज? एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ ईएम। एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ ईएम। मैंने ध्यान से देखो, मैंने ये नहीं लिखा मूविंग चार्ज, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल सकता है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज चल रहा होगा तो वो सोर्स नहीं है ईएम वेव का। कैसा चार्ज सोर्स है ईएम वेव का? एक्सेलरेटेड चार्ज। चार्ज अगर कभी भी एक्सेलरेट करेगा तो वो क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करेगा। बात समझ में आई? जानकारी लिखो, लिख। These are the waves. These are the waves in which the electric vector and the magnetic vector. These are the waves in which the electric vector and magnetic vector vibrate at 90 degree to each other as well as to the direction of wave propagation. देखो सुनो, बहुत ध्यान से समझो बात को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इधर देख, नाम से पता चल रहा है इसमें 2 कंपोनेंट हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या खासियत है कि मान ले वेव इस तरफ जा रही है, इमेजिन कर ले वेव किधर जा रही है? इधर। मेरा ये वाला हाथ इलेक्ट्रिक वेक्टर है और ये वाला हाथ मैग्नेटिक वेक्टर है। अब ध्यान से देख, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, पेन दियो, वेव जा किधर रही है? इधर। कितने डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं? इलेक्ट्रिक वेक्टर भी, साथ के साथ मैग्नेटिक वेक्टर भी कितने डिग्री का एंगल बनाए हुए? 90 डिग्री। ये ईएम वेव होती है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के साथ भी 90 डिग्री बना रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके साथ भी कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का। ये खासियत होती है ट्रांसवर्स वेव्स की, अगर तुम्हें याद हो तो। वेव 2 ही तरीके की हो सकती है, या तो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। 11वीं क्लास में पढ़े होगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे चलती है, ऐसे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाती हुई, याद आया? कक्षा 10 आखिरी यूनिट, वेव्स, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन,
बोले ई का बकवास चल रही है, हमें हमें कुछ नहीं पता साला ई का। हाँ नहीं पता। ट्रांसवर्स वेव ऐसे चलती हैं परपेंडिकुलरली। ट्रांसवर्स वेव कैसे चलती हैं? परपेंडिकुलरली। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे चलती हैं? पैरेलल। कैसे चलती हैं? पैरेलल। तो ईएम वेव ट्रांसवर्स होती है, तो इसमें वाइब्रेशन कैसे होगी? परपेंडिकुलरली। देख ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और ये एक दूसरे के जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके भी, और ये देख ऐसे घूमते हुए चलते हैं। ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रिक ये मैग्नेटिक अगले स्टेप में ऐसे घूम जाएगा। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, ऐसे चलती है ये वेव। अरे हाँ ना बोल यार। इसका डायग्राम भी आता है बनाने को पेपर में। क्या आता है पेपर में बनाने को? देख मैं बना के दिखाता हूँ। देख देख देख, इधर देख, 3D बनाऊंगा एकदम बढ़िया वाला चित्र। इधर देख कैसे चलेगी ये। ये x, ये y और ये, अब तो देख देख, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, ऐसे चलती है ये। बात समझ में आई? एक बात बता, मान ले मैं तुझसे सवाल पूछूं, और एक बहुत कॉमन सा सवाल पूछूं। मैं तुझसे कह रहा हूं वेव जा रही है एक्स एक्सिस में, यहाँ पे तेरे को दिख रहा है वेव कौन सी एक्सिस में जा रही है? तो बता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर कौन से एक्सिस में होगा? वाई में और जेड में। गधे गधे, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर वेव जा एक्स एक्सिस में रही है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कौन से में होंगे? वाई में और जेड में। अगर वेव जा रही है वाई में तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक किस में होंगे? एक्स में और जेड में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई एग्जांपल बता। एक एग्जांपल, एक्स रेज, यूवी रेज। इनसे बचने के लिए तुम लड़की लोग सनस्क्रीन लगाती हो खूब सारा, एकदम मल मल के काले न पड़ जाए, टैनिंग ना हो जाए। यूवी रेज, कौन सी रेज? यूवी रेज। उदाहरण चित्र और भी बहुत सारी होती हैं, धीरे धीरे करके सब पे आ रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स लिखो जरा, एक एक करके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो, they are transverse in nature. They are transverse in nature. नेचर में कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स। पहली प्रॉपर्टी, सुंदर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, they do not require any material medium. They do not require any material medium for their propagation. देख सुन, इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, बात को समझ। इन वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के तौर पे सूरज की रोशनी, ये जो लाइट है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। और तू बात को समझ, सूरज से धरती के बीच में वैक्यूम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये धरती तक पहुंच जाती है, तो इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। इसके अलावा साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और उसको चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की। जैसे हवा अगर नहीं हो तो तुझे मेरी साउंड सुनाई नहीं देगी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है? तीसरी प्रॉपर्टी लिख, और इस पे लिख ले इंपॉर्टेंट, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स travel
all electromagnetic waves travel with the speed of light. With the speed of light given by c is equal to 1 upon under root mu naught epsilon naught. Given by c is equal to 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन. देख एप्सिलॉन नॉट को तो तुम लोग जानते हो, पढ़ चुके हो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है, यही क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए होती है म्यू नॉट. इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी. इसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. देख सुन बात को समझ. एप्सिलॉन नॉट बताता है कि स्पेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास होगा. परमिएबिलिटी बताती है कि स्पेस में से मैग्नेटिक फील्ड कितना पास होगा. इन दोनों की जब वैल्यू रखते हैं ना, तब लाइट की स्पीड निकलती है, जो कि होती कितनी है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड. ये फॉर्मूला भी कई बार पेपर में पूछा गया है. साथ के साथ एक क्वेश्चन इस पे घुमा फिरा के पूछा है. वो क्वेश्चन मैं तुझे बताता हूं. एग्जामिनर पूछता है कि क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है जो हर तरीके की ईएम वेव के लिए सेम हो? आंसर है हाँ, वो क्वांटिटी है स्पीड. ईएम वेव कैसी भी हो, चाहे उसकी वेवलेंथ कुछ भी हो, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, लेकिन ईएम वेव की स्पीड हमेशा क्या होगी? सी, लाइट की स्पीड. तो क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट है? हाँ, वो क्वांटिटी है स्पीड. वो क्वांटिटी क्या है भाई? स्पीड. बात समझ में आई? लिखो, फॉर्मूला लिख लो. फॉर्मूला लिख लिया गया. पक्की बात. आगे बढ़े. चौथी प्रॉपर्टी, इस पे भी इंपॉर्टेंट लगाओ. इस पे न्यूमेरिकल आए हैं पेपर में. लिखो, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट. इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट. देख ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड कर दूं तो आंसर हमेशा आएगा सी. लिख ले ये फॉर्मूला भी. E by B will always be equal to C. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो हमेशा लाइट की स्पीड के बराबर आएगा. बोलो क्लियर है? पक्की बात. और पांचवी प्रॉपर्टी में डाल दो डेफिनेशन. बस डेफिनेशन लिखवाई ना तुम लोग को, वो भी इसकी एक क्या है भाई? प्रॉपर्टी है. ठीक है, पांचवी में डाल दो डेफिनेशन. बोलो क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोले यार. पक्की बात. अगली हेडिंग डाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इस पे लगा ले 10 सितारा. इस चैप्टर के 90% सवाल यहीं से आए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से. वो अभी तुझे पता लग जाएगा. मैं क्वेश्चन ही कराने शुरू करूंगा थोड़ी देर में. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अच्छा एक चीज जरा समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आखिर है क्या? थोड़ा लॉजिकली समझ, थोड़ा लॉजिकली समझ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारी हो सकती हैं, सबकी वेवलेंथ अलग होगी और सबकी फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी. अगर मैं उनको अरेंज कर दूं, या तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से या वेवलेंथ के हिसाब से, तो जो वो अरेंजमेंट बनता है, उस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो देख मैंने लिख भी रखा है, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ. ऑर्डरली का मतलब है या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में. अगर मैं सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज कर दूं तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सुन, मैं पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तेरे सामने बनाता हूं, 2 मिनट ध्यान दे जरा इधर. ठीक है, शुरुआत होती है गामा रेस से.
हल्क वाली रेज याद आई? अरे हल्क तो मूवी देखी होगी ना, गामा रेडिएशन से ही तो एक्सपोज हुआ था ना वो हाइपोथेटिकली, वही गामा रेज, ठीक है। फिर आती हैं एक्स रेज, फिर आती हैं, उतारो नहीं जिक्रा दीदी, समझ भी लिया करो जीवन में कभी, अल्ट्रा वायलेट रेज। फिर आती है विजिबल लाइट, फिर आती हैं इंफ्रारेड वेव्स, या इंफ्रारेड रेज भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। फिर आती हैं माइक्रो, और फिर आती हैं रेडियो। सुन बात को ध्यान से, इस अरेंजमेंट में जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं ऐसे, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, न्यू बढ़ रही है, और क्योंकि न्यू बढ़ रही है तो लैम्डा घटेगा, क्योंकि केमिस्ट्री वाले मास्टर जी ने पक्का सिखाया होगा v बराबर होता है न्यू लैम्डा, किसी भी वेव की वेलोसिटी, तो लैम्डा बराबर आएगा v बाय न्यू, न्यू कम लैम्डा ज्यादा, न्यू ज्यादा लैम्डा कम। तो इन सभी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम वेवलेंथ गामा की है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो की है। पेपर में इनको अरेंज करना भी आया है सीरियल ऑर्डर में। इनको सीरियल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए मैं भाई तुझे एक ट्रिक सिखाऊंगा, वो ट्रिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रिक फॉर रट्टा, ताकि तू इनको सीरियल ऑर्डर में याद कर सके, वरना बार बार भूल जाएगा कौन पहले आई कौन बाद में आई। ट्रिक फॉर रट्टा, तो एक लाइन याद रखेगा, याद है जैसे मैंने वो सिखाया था, बीबी रॉय गुड बॉय हैड अ वेरी गुड वाइफ, बिल्कुल वैसे ही। तो याद रखेगा, मिस्टर वाई सेड टू मिस्टर एक्स दैट you are a very intelligent media reporter. Mr. Y said to Mr. X that you are a very intelligent media reporter. Mr. Y said to Mr. X that you are a very intelligent media reporter. Gamma, X-rays, ultraviolet, visible, infra, micro, radio. बात समझ में आई? तो ये बढ़ते हुए, सॉरी घटते हुए क्रम में हमने अरेंज कर दिया। फिर से देख लें, गामा, वाई का मतलब गामा, एक्सरेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। और इस तरीके से इनको सीरियल ऑर्डर में याद किया जा सकता है, ठीक है। इनको सीरियल ऑर्डर में अरेंज करना कई बार एग्जाम में आया, सारी नहीं देता वो, 3-4 दे देगा कोई भी, और बोलेगा इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर। तो तेरे को अगर वो लाइन याद है तो ये अरेंज हो जाएंगे, लाइन याद नहीं है तो तेरे से अरेंज नहीं होगा। बात समझ में आई भाई? अरे हाँ ना तो बोलो, उतार इसको। ये तो मेरे हिसाब से याद हो ही गई होगी ट्रिक अभी अभी में, छोटी सी तो लाइन है, इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, है ना। अब देख, एक ना ये टेबल है, अच्छा अब ये टेबल ना तुझे पूरी रटनी है भाई एक तरीके से, मतलब ये चैप्टर ना रट्टे का ज्यादा है। अब देख इस टेबल में क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझ। सबसे पहले तो देख रहा है वेव दी हुई है, और उसके नीचे किसने डिस्कवर किया उसका नाम लिखा हुआ है, गामा रे बैक्वेरल ने। फिर इनकी वेवलेंथ की रेंज क्या होती है वो लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है वो लिखी हुई है, कैसे प्रोड्यूस होती हैं और कैसे डिटेक्ट होती हैं ये लिखी हुई है। ये पूरी टेबल भाई तुझे अपनी कॉपी में बनानी है और इज्जत के साथ ये पूरी टेबल तुझे क्या करनी है, याद। इसमें मेरे समझाने का कुछ भी, वेवलेंथ की रेंज है, होती है वेवलेंथ, इसमें मैं कुछ भी नहीं समझा सकता, तो प्रॉपर्टी है उसकी भाई,
ये तुझे क्या करनी पड़ेगी, लर्न। क्वेश्चन आए हैं परिस्थिति से, वेवलेंथ रेंज पे भी क्वेश्चन आए हैं, कैसे प्रोड्यूस हो रही है उस पे भी क्वेश्चन आए हैं, कैसे डिटेक्ट होती है उस पे भी क्वेश्चन। एक चीज पे क्वेश्चन आज तक नहीं आया कि किसने डिस्कवर की है। मैं एक ट्रिक जरूर बता सकता हूं तेरा काम आसान करने के लिए। मेरे हिसाब से तू फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर ले। अगर तूने फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर ली तो सबकी रफ्तार तो सेम होती है, तो तू c बराबर न्यू लैम्डा, रफ्तार सबकी सेम है, फ्रीक्वेंसी याद कर ले, वेवलेंथ निकाल सकता है। और अगर तेरा दिमाग बहुत ज्यादा शार्प है तो लैम्डा फ्रीक्वेंसी दोनों याद कर ले। पेपर में सवाल ऐसे आएगा कि 10 की पावर 22 कौन सी वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो गामा की है, तो तुझे लर्न करना पड़ेगा। अब मैं तुझे इसे बनाने का अभी तो टाइम नहीं दूंगा, मैं तुझे भेज दूंगा कि टेबल तू घर से बनाएगा, जगह छोड़ दे इसकी, एक पेज पूरा छोड़ दे टेबल बनाने का। ना केवल टेबल बनानी है बल्कि क्या करनी है, याद नहीं करनी, रट्टा लगाना है। याद बात से काम नहीं चलेगा, तो घोट देनी है बिल्कुल, ठीक है। एक चीज और तुम्हें याद करनी है, और ये इजी है याद करने में, हर वेव के इस्तेमाल। अब तुम देखो यहां से, जैसे मैंने भी बहुत सारे वेव्स के यूजेस लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं तुमको। कुछ यूजेस देखोगे मैंने बोल्ड में छाप रखे हैं, ये वो यूजेस हैं जो पेपर में आ चुके हैं, जो बोल्ड में छपे हुए हैं। जैसे शुरुआत कर रहे हैं गामा रेस से, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। एक गामा रे एक ऐसी रे है, इसका इस्तेमाल करके न्यूक्लियर रिएक्शन चालू की जाती है, और ये खुद भी न्यूक्लियर रिएक्शन में ही पैदा होती है। दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, दे आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में पैदा भी होती है। और सबसे बड़ी बात, दे आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। कैंसर की एक थेरेपी होती है ना, रेडियोथेरेपी, उसमें यही गामा रेज इस्तेमाल होती है, उसमें यही गामा रेज क्या होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। फिर आ जा एक्सरेज पे, देख एक्सरे का एक इस्तेमाल तो सब जानते हैं, कंकाल देखने के लिए, टूटी हड्डी का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, एक्सरे का इस्तेमाल करते हो। तो सबसे पहला यूज तो वही होना था, दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन बोन्स, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स। फेफड़ों में अगर टीबी हो जाए तो सबसे आसान तरीका होता है चेस्ट का एक्सरे करा ले। अगर टीबी होगी ना तो एक्सरे में डॉट 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 नजर आता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर एंड किडनियां, कई बारी जो स्टोन्स होते हैं, पथरी जो होती है ना, वो अल्ट्रासाउंड में नहीं आती, तो जब वो अल्ट्रासाउंड में नहीं आती तो उसका एक्सरे कराया जाता है। एक्सरे का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं, मतलब मेडिकल साइंस में इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल है एक्सरे का, ठीक है। दूसरा इस्तेमाल, दे आर यूज्ड टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब एक बात बताओ तुम मुझे तुम्हारी केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है अब सिलेबस में या नहीं है? हाँ, तो अब तुम ये समझ नहीं पाओगे, वरना तो ये होती थी। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड का अंदर से स्ट्रक्चर कैसा है ये पता लगाना है, और ये स्ट्रक्चर होते थे BCC FCC स्ट्रक्चर्स होते थे। ये पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का, ठीक है। इसमें एक्सरे यूज होती हैं, और देख बोल्ड लेटर में छाप रखा है, मतलब ये पूछा भी गया है। दे आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग टू चेक फ्लॉज इन ब्रिजेस, ब्रिज सही बनाया या नहीं उसके लिए इस्तेमाल होता है। और ये प्रोड्यूस होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तेजी से चलते हुए इलेक्ट्रॉन को एकदम से मेटल से टकरा देने पे क्या प्रोड्यूस होती हैं, एक्सरेज, याद रखना। फिर आ गया अगला अल्ट्रावायलेट यूवी रेस। हेमा मालिनी कैंट आरओ की ऐड देते देते पागल हो गई। आरओ प्लस यूवी, आरओ प्लस यूवी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूवी, अल्ट्रावायलेट रेस। तो पानी को साफ करने में काम आती हैं। दे आर यूज्ड टू स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर किसी को दांत की परेशानी हुई हो, कभी दांत वाले डॉक्टर के पास अगर गए हो, तो तुमने देखा होगा दांत वाला डॉक्टर अपने हथियार जो रखता है वो एक यूवी चेंबर में रखता है। झोला छाप दांत वाले के पास जाओगे वो नहीं रखता है, वो एक के मुंह में से हथियार निकालेगा, ऐसे पानी धोएगा, दोबारा स्टार्ट। ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना।
अच्छे डॉक्टर के पास एक यूवी चैम्बर होगा, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेगा, उनको यूवी चैम्बर में रखेगा। यूवी चैम्बर स्टेरलाइज कर देता है इंस्ट्रूमेंट्स को। बात समझ में आई? देखना अभी जाओ कभी डॉक्टर के पास तो ना पूछ लेना आपकी बारी, है ना। कितने लोग गए हैं तुम में से दांत के डॉक्टर के पास? मेरी जवानी में दांत का डॉक्टर की जरूरत पड़ गई। They are used to detect invisible writing. अरे वो बीच में चले नहीं थे पेन, चीटिंग वाले पेन, वो पीछे से लाइट डालो तभी दिखता था, वो यूवी लाइट होती थी उसमें। नकली दस्तावेज और फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट करने में काम आते हैं, खाने को प्रिजर्व करने के काम आती है। हाँ, इस पे पेपर में क्वेश्चन आया है, ये वाला, इस पे तुमने देखा होगा, वेल्डर लोग जो होते हैं, जो वेल्डिंग करते हैं, तुमने देखा ना, शीशा पहन के वेल्डिंग करते हैं, कौन सी रेस से बचाना चाहते हैं खुद को? यूवी रेस से। आंख में अगर चली गई ना बेटे, चमक आ जाएगी, चमक। आंख में क्या आ जाएगी? वो चमक फिर हर जगह दिखेगी, और उस चमक को ठीक करने के लिए ना दवाई खानी पड़ेगी, ऐसे ठीक नहीं होगी। तो इसलिए होता है ये। और यूवी रेस का इस्तेमाल होता है लासिक आई सर्जरी में। तुमने देखा है कुछ लोग बोलते हैं कि भाई चश्मा हटा देंगे, यही रेज यूज होती हैं, और उस सर्जरी का नाम है क्या? लासिक आई सर्जरी, ठीक है। ये तो यूवी रेस के इस्तेमाल हो गए। अब आगे इंफ्रारेड रेस। सुन, इंफ्रारेड रेस का एक और दूसरा नाम होता है हीट रेस। मेरी बात को समझ। तुम लोगों ने बल्ब देखे हैं? बल्ब 100 वाट वाला बल्ब देखे भी हैं? वो इतने पुराने तुम लोग, येलो कलर के होते हैं। जी 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 मोहतरमा जी, येलो कलर के। वो बल्ब की रोशनी में गर्मी लगती है, ट्यूबलाइट की में क्यों नहीं लगती? है तो ये भी रोशनी, तो एलईडी है तो रोशनी तो दे रहा है ना। बल्ब की रोशनी में इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, इनमें नहीं निकलती। कोई भी चीज अगर गर्म है तो उसमें से एक वेव एमिट होगी, उस वेव का नाम है इंफ्रारेड रेज। सूरज की धूप गर्म अल्ट्रावायलेट से नहीं लगती, इंफ्रारेड की वजह से सूरज की रोशनी जो है ना वो गर्म लगती है। तेरे शरीर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तू भी 24 घंटे एक वेव एमिट करता है, और वो वेव कौन सी होती है? इंफ्रारेड वेव। नाइट विजन कैमरास इसी इंफ्रारेड वेव को पकड़ते हैं। तेरे शरीर का थोड़ा सबसे ज्यादा गर्म होता है, सबसे ज्यादा इंफ्रारेड वेव निकलती है इसमें से। नाइट विजन कैमरा में देखेगा व्हाइट कलर का दिखेगा, तो नाइट विजन कैमरा किसे पकड़ता है? इंफ्रारेड रेज को पकड़ता है। बात समझ में आई? कोई भी चीज अगर गर्म है, तू प्रेस कर रहा है तो कौन सी वेव से प्रेस कर रहा है? इंफ्रारेड वेव से। ये समझ ले, प्रेस नहीं कर रहा है, इंफ्रारेड वेव से प्रेस कर रहा है। बात को समझ। तो दे आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ, बहुत दूर की फोटोग्राफी, क्योंकि इंफ्रारेड रेज ना बहुत दूर से पकड़ी जा सकती है। दूसरा, टू टेक फोटोग्राफ ऑफ अर्थ अंडर फॉगी कंडीशन, जब कुछ भी ना दिखे इन आंखों से, तो इंफ्रारेड कैमरा सब कुछ देखेगा। और इसका इस्तेमाल ना आर्मी भी करती है रात को ऑपरेशंस करने में। रात को जब अटैक करना होता है तो नाइट विजन ग्लासेस का यूज करते हैं, वो इंफ्रारेड वेव्स पे ही काम करते हैं। तो उसमें बंदा शक्ल नहीं दिखती, बंदा दिखता है कि है, शक्ल अकल नहीं दिखती उसकी, बस डिटेक्ट हो जाता है कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है प्रोग्राम। हाँ हाँ, दीज वेव प्रोड्यूस इंटेंसिटी की वेव, बहुत गर्मी पैदा करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर थेरेप्यूटिक पर्पसेस, थेरेपी के लिए। मान ले चोट लग गई तेरी, धूम सूझ गया, डॉक्टर क्या बोलता है? गर्म पानी की सिकाई करो। गर्म पानी में क्या है? इंफ्रारेड। गर्म पानी से नहीं बोल रहा वो इनडायरेक्टली, वो क्या बोल रहा है? इंफ्रारेड रेस से सिकाई करो। बात समझ में आई है? और बाकी तो पढ़ लियो, चला बेकार की बात। अब आ जा माइक्रोवेव, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आने वाले। सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होती है रडार में। 11वीं में पढ़ाया था मैंने, साले जब रडार पढ़ा रहा था मैंने बोला था माइक्रोवेव रडार में एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में, और ये ही तेरे घर के माइक्रोवेव ओवन में भी इस्तेमाल होती है। होता है ना घर पे माइक्रोवेव, खाना गर्म करने के लिए है, उसमें भी कौन सी वेव यूज होती है? माइक्रोवेव। कौन सी वेव? रेडियो वेव ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं,
दूर दूर तक और आपस में बात करने के लिए। ये पुलिस वाले जो बात नहीं करते रहते, वॉकी टॉकी, ये कौन सी वेव है? रेडियो। समझ में आई भाई बात? ये सारे यूज ना केवल तुमको अपनी कॉपी में लिखने हैं, बल्कि यूज तुमको क्या करने हैं भाई? याद करने हैं। इन्हीं पे पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। 2 मिनट इन यूज को दोहरा लो जरा एक बार अपनी खोपड़ी में, दोहरा लो। अभी क्वेश्चन कराने शुरू करूंगा, खत्म यूनिट। देखो आप सारे PYQ लेके आया हूं मैं तुम लोगों के लिए। ये रहे। देखो जरा, शुरू करेंगे। इधर देखो, रीडिंग द एग्जामिनर्स माइंड, इसका मतलब है कि सारे के सारे क्या हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सवाल रखे पेपर में कभी ना कभी। पहला सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कैसे डिटरमाइन होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से? बोल 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 E बाय V बराबर क्या होता है? हो गई डिटरमाइन, हो गई ना डिटरमाइन। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो ही लाइट की स्पीड के बराबर होता है। दूसरा सवाल, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट करेगा एक EM वेव में जो कि प्रोपगेट कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस? वेव जा परपेंडिकुलर नहीं लिखो, वेव एक्स एक्सिस में जा रही है। वो पूछ रहा है कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा? वाई और, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अभी नहीं करना, 4 अभी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाई आर माइक्रोवेव्स कंसीडर्ड सुटेबल फॉर रडार सिस्टम्स यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन? कह रहा माइक्रोवेव एकदम मतलब उपयुक्त क्यों हैं, ठीक है, रडार में इस्तेमाल होने के लिए? ड्यू टू लेस एनर्जी लॉस, ड्यू टू एंड हाई कवरेज। एनर्जी लॉस कम होता है और कवरेज इनकी क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है। छठा सवाल, वेल्डर स्पेशल गॉगल्स यूज करते हैं कौन सी वेव से बचने के लिए? बोल जल्दी। यूवी रेज। कौन सी रेज? कहता है देख 7वां सवाल, टू विच पार्ट ऑफ EM स्पेक्ट्रम डज अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻19 हर्ट्ज बिलोंग? ये कौन सी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 10⁻19 हर्ट्ज है? ये है गामा, वाई नहीं, यही वाई रेज। ये है गामा रेज। कौन सी रेज? गामा रेज। कौन सी रेज भाई? अगला सवाल, नेम द EM वेव, उस EM वेव का नाम बता जो धरती को गर्म रखती है। बोल भाई। IR रेज है ना। आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। बोल भाई। माइक्रोवेव। देख क्वेश्चन नंबर 9, वो फिजिकल क्वांटिटी बता जो कि सेम रहेगी माइक्रोवेव जिसकी वेवलेंथ 1 मिलीमीटर है और यूवी रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 1600 एंगस्ट्रॉम है वैक्यूम में। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी? बोल। स्पीड, क्योंकि सारी वेव किसकी स्पीड से चलती हैं? लाइट की स्पीड से। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है Z डायरेक्शन में। What can you say about the direction of electric and magnetic field vectors? बोल भाई। X and आंसर उतार सबके 1 2 3 4 करके ना 1 मार्क करके आंसर उतार। क्वेश्चन बाद में लिख लियो या प्रिंट करके लगा लियो। अब ये कह रहा है, जैसे 11वां सवाल कह रहा है, हाउ आर रेडियो वेव्स प्रोड्यूस्ड? रेडियो वेव कैसे पैदा की जाती हैं? अब वो टेबल में इसका आंसर मुझे याद है, तुम याद कर लेना। रेडियो वेव प्रोड्यूस की जाती हैं बाय ऑसिलेटिंग सर्किट। कहता है माइक्रोवेव के 2 यूज लिख। बोल भाई, बोलो ना सारे लोग बोलो। रडार और ओवन मत बोल यार, माइक्रोवेव ओवन बोल यार। Which part of EM spectrum has the largest penetrating power? ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, मैं बताता हूँ, ध्यान रखियो। पेनिट्रेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। किसके? जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी, और सारी EM वेव में पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम किसकी है? गामा की। तो इसका आंसर क्या होगा? गामा रेज। Which part of EM spectrum is used in operating a radar? बोल भाई, बोलो। रडार में
micro. Which part of EM spectrum is absorbed from sunlight by ozone? बोल कौन सी? UV rays. अब देख 16वें सवाल में क्या पूछ रहा है, कहता which of the following is the shortest wavelength? इन सब में से सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है? सब ऐसा मारूंगा ना मर जाओगे भी। सबसे छोटी वेवलेंथ उसकी होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी इनमें सबसे और इन तीनों में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अरे हाँ ना बोले यार। अगला सवाल, राइट द फॉलोइंग रेडिएशंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। ये चार दी हुई हैं। अब मिस्टर वाई सेट टू मिस्टर एक्स आ जाएगा। बोल सबसे पहले कौन सी आएगी? आराम करो। बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है पहले वो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। बोल पहली कौन सी आएगी? दूसरी बोल, तीसरी बोल, चौथी बोल। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द EM रेडिएशन टू विच वेव्स ऑफ वेवलेंथ 10 की पावर -2 मीटर बिलोंग। अब मुझे तो टेबल याद है बट ये तुम्हें टेबल में से याद करनी पड़ेगी। ये है माइक्रोवेव। कौन सी वेव है ये? फिर ये पूछ रहा है कि वन यूज बता, यूज बता। रडार, ठीक है रडार। 19वां सवाल, नेम द पार्ट ऑफ EM स्पेक्ट्रम विच इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम। बोल भाई। माइक्रो। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ट्यूमर। बोल भाई। बोल 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 बोल। गामा रे। नेम द EM wave which is used for studying crystal structure of solids. X-rays. कौन सी रेज? फिर कह रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज लिख, टेबल में से याद करके लिख। उतार आंसर सबके फटाफट से। 21वां सवाल कहता है वो EM रेडिएशन बता जो तब पैदा होती हैं जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल टारगेट पे बॉम्बार्ड करते हैं। एक्सरेज। वो पार्ट बता EM स्पेक्ट्रम का जिसकी वेवलेंथ 10 की पावर -2 होगी, बिलोंग करती है। बोल क्या है? स्टेट द रीजन व्हाई माइक्रोवेव आर बेस्ट सुटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। करा दिया। कहता है नेम द EM रेडिएशन टू विच द फॉलोइंग वेवलेंथ बिलोंग 10 की पावर -2। टेबल से देख के कर लेगा। हाँ भाई टेबल से देख के कर लेगा। हाँ ना बोल। 25वां सवाल, व्हाट इज द नेम गिवन टू दैट पार्ट ऑफ EM स्पेक्ट्रम which is used for taking photograph of earth under foggy condition from great heights. इंफ्रा। धरती की फोटो लेने में कौन काम आती है? इंफ्रा। नेम द साइंटिस्ट who first predicted the existence of EM waves. बोल। experimentally demonstrated। बोल। Arrange the given EM radiation in descending order of their frequency. फ्रीक्वेंसी के घटते हुए क्रम में अब की बार लगाना है, यानी कि पहले वो जिसकी सबसे ज्यादा। इन चारों में से बोल। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। उधार उधार उधार।